Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Uh, याद रखिए लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 15 में we had studied addition of vectors by rectangular components. So सबसे पहले we had discussed addition of vectors by rectangular components and we got a formula like this. And then we discussed addition of n number of vectors by rectangular components. ठीक है, तो याद रखिए ये जो फार्मूला है इसे हम कहते हैं एमडीकेट में या ईटा में या इंट्रीटेस्ट में इसे हम मास्टर फार्मूला कहते हैं, मास्टर की कहते हैं, क्योंकि इससे हम सो मैनी एमसीक्यूज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, हमने इस तरह पढ़ा था, अगर आपको वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड्स गिवन है और इनके दरमियान एंगल गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट आर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 ये है कि अगर आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो आप दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 ये था कि अगर ए और बी के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हैं और इसका मैग्नीट्यूड और इसका जो मैग्नीट्यूड है एग्जैक्टली ये आर का भी मैग्नीट्यूड है, मसलन ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो स्पेशल एमसीक्यू ये है कि द एंगल शुड बी 120। अंडरस्टैंड। और चौथा ये है कि अगर आपको गिवन है सपोज कि दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन, द एंगल इज 120, तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, दिस विल बी 10 न्यूटन। क्लियर। फिफ्थ नंबर ये है कि अगर ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है एंड द एंगल इज 120, तो बस ये भी 10 न्यूटन है। और नंबर 6 ये है कि अगर ये सपोज 50 न्यूटन है, ठीक है, ये भी 50 न्यूटन है, एंगल 120 है, तो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 50 न्यूटन। यानी व्हेनेवर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के बराबर हो, तो एंगल क्या होगा 120। इफ द एंगल इज 120 तो ए और बी के मैग्नीट्यूड्स बराबर, आर का मैग्नीट्यूड ए और बी के मैग्नीट्यूड्स के बराबर। ठीक है, अब आप लोग देखिए एमसीक्यू नंबर 1। इससे पहले हमने 3-4 एमसीक्यूज पढ़े थे, तो दिस इज अ कंटिन्यूएशन। एमसीक्यू नंबर 1 ये है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन are applied on a body at an angle of 180. The magnitude of their resultant is. You can apply this formula. अगर दो फोर्सेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, दूसरे का 6 न्यूटन है, इनके दरमियान एंगल 180 है, आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। दिस इज सो सिंपल। लुक इट, आई विल राइट आर इज इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, तो आप इधर लेके 5 न्यूटन स्क्वायर्ड प्लस बी का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन एंड दिस इज स्क्वायर्ड प्लस 2, ए का है 5 न्यूटन और बी का है 6 न्यूटन और इधर है cos 180 अंडर द रूट। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 25 न्यूटन स्क्वायर्ड, 36 न्यूटन स्क्वायर्ड और इससे आ जाएगा 5 6 आर 30, 32 आर 60 एंड cos 180 इज -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा 60 न्यूटन स्क्वायर्ड, न्यूटन 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 स्क्वायर्ड, तो देखिए दिस इज रिटन एज 25 प्लस 36, यह आ जाएगा 61 न्यूटन स्क्वायर्ड माइनस 60 न्यूटन स्क्वायर्ड अंडर द रूट। तो 61 माइनस 60 1 न्यूटन स्क्वायर्ड, 1 का स्क्वायर रूट 1
और न्यूटन स्क्वायर का स्क्वायर रूट न्यूटन। तो हमारे पास रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप देखिए ऑप्शन सी सही है। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, लुक एट, दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल एमसीक्यू। स्पेशल, अगर एंगल 180 है, क्लियर, और ये फोर्स 5 न्यूटन है, ये 6, मतलब इन दोनों में अगर डिफरेंस 1 न्यूटन है तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इस फार्मूले की भी जरूरत नहीं है। अगर ये 5 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, द रिजल्टेंट विल बी 1 न्यूटन। अगर ये 11 है, ये 10 है, द रिजल्टेंट विल बी 1 न्यूटन। अगर ये 100 न्यूटन है और ये 99 न्यूटन है, द रिजल्टेंट विल बी 1 न्यूटन। नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। एक आसान मेथड इस तरह भी है, लुक एट, आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला इसी वजह से मैंने अप्लाई किया, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दिस फार्मूला। इफ दिस इज अ बॉडी, आप इस साइड से अगर सपोज 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और इस साइड से सपोज 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, यहां से 5 या यहां से 6, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? 180। तो आप लोग देखिए 6 न्यूटन इज इन दिस डायरेक्शन और 5 न्यूटन इज इन दिस डायरेक्शन। तो इस 6 न्यूटन में से 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन के साथ कैंसल, कितना फोर्स रिजल्टेंट रह जाएगा? 1 न्यूटन। तो इस कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। अब अगर ये फोर्स इधर देखें, इफ दिस फोर्स इज सपोज 100 न्यूटन एंड दिस फोर्स इज 99 न्यूटन, व्हाट इज द रिजल्टेंट? 1 न्यूटन। Why? Because the angle is 180. So this is a special MCQ. अगर एंगल 180 है तो बस दोनों का जो डिफरेंस है that will be the resultant. अब अगर ये इस तरह है, look it, जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंस 1 न्यूटन हो। अब मसलन इस तरह जाए कि ये फोर्स है 25 न्यूटन और ये है 20 न्यूटन और इनके दरमियान एंगल 180 है, तो 25 माइनस 20, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5। अगर ये फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन है और दिस इज फॉर एग्जांपल 80 न्यूटन, तो 100 माइनस 80, तो 20 न्यूटन विल बी द, तो नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। अगर एंगल 180 है तो बस आप इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस ले ले, तो दैट विल बी द रिजल्टेंट। अच्छा, अब एक और स्पेशल एमसीक्यू है, इसके साथ मैं डिस्कस करूं। अगर ये इस तरह जाए, लुक एट, शाबाश, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए, टू फोर्सेस, या अगर इधर लेके टू वेक्टर्स, इट डजंट मैटर, फोर्स इज अ वेक्टर, वेक्टर इज वेक्टर, टू वेक्टर्स of magnitude 5 Newton and 6 Newton are applied on a body at an angle of 0. अगर ये एंगल 0 है, if this angle is 0, तो this is also a special MCQ. कहते हैं the magnitude of their resultant is, तो देखें फिर भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। If you apply the formula, you will get the same answer. If you don't apply the formula, फिर भी you will get the same आंसर। मसलन देखिए इस तरह, आप बताएंगे मुझे, गौर से देखें समझें, ये हमारे पास बॉडी है, अगर आप एक फोर्स अप्लाई करें सपोज 5 न्यूटन और देखिए इसके ऊपर इसका बिल्कुल पैरेलल 6 न्यूटन फोर्स भी अप्लाई करें, सो व्हाट इज द टोटल या नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी? 11 न्यूटन। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, पदे माशूमान हम ये एक बॉडी है, मसलन एक बंदा इस पे फोर्स अप्लाई करे 5 न्यूटन और दूसरा 6 न्यूटन और दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं, तो द टू फोर्सेस आर एडेड अप एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट। सही है? तो व्हेन द फोर्सेस आर पैरेलल, द वेक्टर्स आर पैरेलल, तो आप इन दोनों को ऐड करें, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है? और इफ द एंगल इज 180, इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करें। अब ये मैग्नीट्यूड्स जितने भी है, फॉरगेट अबाउट दैट। अगर एंगल 0 है, दोनों को ऐड करो, रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर एंगल 180 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्टेंट आ जाएगा।
लेकिन दोनों केसेस में यू कैन अप्लाई द सेम फार्मूला, यू कैन अप्लाई द सेम फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल देखिए दिस इज 61 और ये फिर आप इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस इन दोनों को ऐड करो, मैं वो ले ले स्क्वायर रूट ले ले तो आंसर आ जाएगा। तो इफ यू आर अप्लाइंग द फॉर्मूला या यू डोंट अप्लाई द फॉर्मूला, दोनों केसेस में यू आर गेटिंग द सेम आंसर। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? शाबाश। नाउ नेक्स्ट, अच्छा दिस इज एमसीक्यू नंबर 2। ये एमसीक्यू उन वो जो स्पेशल एमसीक्यू है उससे रिलेटेड है। आपको पता है जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 हो तो दिस इज अ स्पेशल एमसीक्यू। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है, स्पेशल एमसीक्यू। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है, स्पेशल एमसीक्यू। अंडरस्टैंड? तो देखो अगर आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करें फिर भी सही है, अप्लाई नहीं करते नो नीड ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी दो फोर्सेस है F1, F1 का मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, F2 का भी मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है। दोनों के दरमियान अगर एंगल 120 है तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल आल्सो बी 100 न्यूटन। तब देखिए यू आर गेटिंग लाइक दिस। लेकिन दिस इज योर होमवर्क, आप ऐसा करें इधर लिखे 100 न्यूटन, इधर भी 100 लिखे, इधर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इधर cos 120। याद रखिए cos 120 माइनस हाफ के बराबर है, तो वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल और इधर नेगेटिव आ जाएगी। अंडरस्टैंड? और फिर इसे सॉल्व करें तो 100 न्यूटन आ जाएगा। तो दिस इज योर होमवर्क, डू इट बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। लेकिन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, द आंसर इज 100 न्यूटन। ओके, दिस इज MCQ number 3 related to the same special formula. लिखा है two forces are inclined at an angle of 120। दो फोर्सेस के दरमियान एंगल 120 है। When you see 120 तो दिस इज अ स्पेशल एमसीक्यू। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं तो दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वही होगा। नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। देखिए टू फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 such that the magnitude of one force say 50 न्यूटन is equal to the magnitude of their resultant। मतलब अगर सपोज ए का मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है, इफ द एंगल इज 120 तो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 50 न्यूटन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बट दिस इज योर होमवर्क। बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला आर की जगह 50 न्यूटन पुट करें, ए की जगह 50 पुट करें, ठीक है ना? क्लियर? आप कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल केस। शाबाश। अच्छा देखें MCQ नंबर 4 है two forces F1 and F2 are acting at right angle to each other। right angle का मतलब है angle is 90, the angle is 90। this is again a special MCQ। 90 का ये मतलब है कि इस फार्मूले से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 0। देखिए अगर आप एंगल 90 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। यू आर गेटिंग R इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। At right angle at 90 angle this formula is going to be reduced to the Pythagoras theorem। देखिए 90 एंगल पर ये 0, तो यू आर लेफ्टिंग विद R इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर अंडर रूट। अब आपने देखिए इट्स वेरी वेरी सिंपल। व्हाट इज a? एक वेक्टर है F1 तो F1 स्क्वेयर और दूसरा है F2 स्क्वेयर अंडर रूट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। इज इट? यानी एट राइट एंगल दिस
फार्मूला इज बिहेविंग लाइक अ पैथागोरस थ्योरम। तो 90 पर ये 0 हो जाएगा। यू आर लेफ्ट इन विद दिस। ए की जगह F1 लिखो, बी की जगह F2 लिखो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा ओके, एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 है, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स से F आर एक्टिंग एट एन एंगल बीटा। थीटा की जगह बीटा है। अल्फा मीन्स एंगल, बीटा मीन्स एंगल, गेमा मीन्स एंगल, ठीक है, थीटा मीन्स एंगल। तो अब थीटा की जगह सिर्फ बीटा लेकर हुए टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। तो ये फार्मूला जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। देखो, आप ऐसा करें, आर इज इक्वल टू टू फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है। तो आप ऐसा करें, ए की जगह एफ लिखो, बी की जगह भी एफ लिखो, और प्लस टू एफ एफ, तो एफ स्क्वेयर। एंड व्हाट इज थीटा? दिस इज बीटा। अंडरस्टैंड? तो आप मुझे ये बताएं, ऑप्शन ए सही है कि गलत है? सही है, एफ स्क्वेयर प्लस टू एफ स्क्वेयर क्रॉस बीटा। ऑप्शन ए सही है। लेकिन अगर ये मैं इस तरह लिखूं, आर इज इक्वल टू एफ स्क्वेयर टू एफ स्क्वेयर, एंड दिस इज टू एफ स्क्वेयर इंटू क्रॉस ऑफ बीटा, मामूली सा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। इसमें टू एफ स्क्वेयर कॉमन है, तो टू एफ स्क्वेयर अगर आप कॉमन ले लें, इधर 1 रह जाएगा और इधर क्रॉस बीटा। आप लोग देखिए, ऑप्शन बी सही है कि गलत है? सही है। तो इधर लिखा है बोथ ए एंड बी, इसका मतलब है सी चेक करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सी। तो सही ऑप्शन है डी, ठीक है। इट नीड्स अ लिटिल बिट कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 6। ओ मॉम, यू आर स्लीपिंग। देखिए, एमसीक्यू नंबर 6, इफ n number of vectors lie in plane, तो कहते हैं द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी। कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 15 में डिटेल में पढ़ा था। हमने इस तरह पढ़ा था, लुक इट, अगर एक वेक्टर प्लेन में लाई करता है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने? दो। दो वेक्टर्स प्लेन में 4, 3 वेक्टर्स प्लेन में 6। तो देखो, लुक इट, अगर एक वेक्टर प्लेन में है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? 2। अगर 2 वेक्टर्स प्लेन में है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 4। अंडरस्टैंड? अगर 3 वेक्टर्स प्लेन में है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 6, और अगर 4 वेक्टर्स प्लेन में है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 8। तो अगर n नंबर प्लेन में है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे? 2n। तो याद रखें, सही ऑप्शन है 2n। अच्छा देखें, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए, एमसीक्यू अगर इस तरह जाए, दिस विल बी एमसीक्यू नंबर 7। अगर इस तरह जाए, इफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स लाई इन स्पेस, अगर प्लेन की जगह लफ्ज स्पेस लिखा हो, एंड आई कॉल दिस एमसीक्यू नंबर 7। इफ n number of vectors lie in space, the number of rectangular components will be 3n। शाबाश। इस तरह देखिए, फिर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। कॉन्सेप्ट ये है, अगर एक वेक्टर स्पेस में है, 3D में है, 3 डायमेंशनल प्लेस में है, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर देयर? 3। 2 के 6, 3 के 9। तो आई राइट लाइक दिस, अगर एक वेक्टर प्लेन में है, लुक इट, सॉरी स्पेस में है, अगर एक वेक्टर स्पेस में है, स्पेस
स्पेस का मतलब है 3D, एक्स वाई जी, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3। अगर दो वेक्टर्स हैं तो आप देखिए 6, और अगर 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो कितने? अब देखिए 3 वेक्टर्स हैं तो 9, 4 वेक्टर्स हैं, हाँ 12। तो अगर आप इसको जनरलाइज करें, इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेक्टर्स तो 3n। तो याद रखिए ऑप्शन डी सही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Inshallah, tomorrow we are going to start another very important topic which is given in the PMDC syllabus, और वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और फिर डॉट प्रोडक्ट, बट नॉट इन डिटेल। आई गिव यू हैंड्स, आई गिव यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अगर किसी ने ये चैप्टर सही पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो याद रखिए 12 से 1 बजे तक क्लास होती है, तो आप उस क्लास में भी बैठ सकते हैं, ठीक है, 12 से 1 तक। अगर किसी को ये चैप्टर सही नहीं आ रहा, तो आप लोग 12 से 1 बजे तक क्लास ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।